नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार आज आपको रूस का विखंडन के बारे में बताऊंगा। आपको मैंने जब बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आपने देखा था किस तरह दो महाशक्तियों के रूप में अमेरिका और सोवियत संघ का उदय होता है। इन दोनों शक्तियों की विचारधारा भी अलग अलग थी, एक की साम्यवाद की तरफ, दूसरी की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। इस विचारधारा के कारण इन दोनों के अंदर वैचारिक क्रांति के रूप में आप देखेंगे, जिसमें दोनों सेना के माध्यम से आपके शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। शीत युद्ध की समाप्ति अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि सोवियत संघ के विखंडन के साथ शीत युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो गया तथा विश्व के अंदर एक ही महाशक्ति के रूप में अमेरिका का अस्तित्व आ गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार इसके आर्थिक कारणों के अंदर इसकी अर्थव्यवस्था का विफल हो जाना, जिसके अंदर आप देखें शीत युद्ध के कारण इसने अधिक से अधिक सैन्य अभियान के लिए सैनिकों की भर्ती की, जिसकी वजह से सैनिक व्यय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा बढ़ गया। उसी के साथ आप देखेंगे इसने तृतीय विश्व के जो उपनिवेश देश बने थे, जिनके देश आज़ाद हुए थे, तृतीय विश्व के जो देश थे, उनको आर्थिक सहायता दी, जिससे कि इसकी साख पूरे विश्व के अंदर बनी रहे। इस कारण से जो दिखावा, इस वजह से इनके आर्थिक स्थिति निरंतर गिरावट की ओर अग्रसर रही। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्योग स्थापित किए, बजाय आपके जनमानस के उत्पादन के संसाधनों के अपेक्षा, जिस वजह से जो आपके जनमानस के संसाधन थे उनमें कमी आई, जिसकी वजह से जन आक्रोश देखने को मिलता है। इसकी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था में ये विभिन्न नस्ल विभिन्न जातियों के लोगों से मिक्स अर्थव्यवस्था, वो सामाजिक व्यवस्था थी। जब उनको केंद्रीय शक्ति जब तक मजबूत रही तब तक उसका कोई विरोध नहीं कर पाया, लेकिन जैसे उसमें ढीलापन, आपके गोर्बेचोव की खुलेपन की नीति, गिलासनोस्ता के तहत जब अभिव्यक्ति का अधिकार मिला, तो इन्होंने अपने आप को वापस मुखर किया और इस कारण से आपके सोवियत संघ का विभाजन होता है। सोवियत संघ आपके एशिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी। यूराल पर्वत और यूराल नदी इसको एशिया और यूरोप को अलग करती है। जब आप देखेंगे कि इसके जो 15 गणराज्य के रूप में इसने स्थापित किए थे, जो यूरोप में भी थे, एशिया में भी इसका भाग प्रसारित था। इसमें आप यूरोप के अंदर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, उसके बाद आप देखेंगे बोलोविया, तो ये सब के सब आपके जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तो ये यूरोप के क्षेत्र थे। तो वहाँ पे पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपके पाकिस्तान वहाँ पे थे। तो इस तरह से 15 गणतंत्र थे। 15 गणतंत्र को रूस के संविधान के अंदर अभी स्वतंत्रता दी गई थी, उनको किसी प्रकार से अपने अंदर समाहित करके यानी जोड़ के रखा गया था। लेकिन जब केंद्रीय शक्ति आपकी कमज़ोर हुई तो इनको अपने आप में मुखर होकर ये स्वतंत्र होना प्रारंभ करते थे। अब लेनिन जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ जिस नेता का उदय हुआ था, इसने एक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की थी, जिसका अनुसरण स्टालिन भी करता है, गोर्बेचोव वो खुरुश्चेव भी करता है। उसके बाद में गोर्बेचोव जैसा शासक राष्ट्रपति जो इन नीतियों में परिवर्तन करता है, क्योंकि इस कारण से रूस विश्व की दूसरी महाशक्ति का सामना करने में धीरे धीरे असक्षम हो रहा था। तो उसने नीति चेंज करने में उसने खुलेपन की नीति, ग्लासनोस्ता और पेट्रोस्ट्रोइक, जो आपकी
खुली अर्थव्यवस्था का यानी अर्थव्यवस्था की पुनः स्थापना का कार्य किया। इस नीतियों के तहत जो अधीन गणतंत्र थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया तथा रूस के अंदर एक नया काल आपको देखने को मिलता है, रूस का विभाजन। उसके बाद में रूस एक देश के रूप में अस्तित्व में आ जाता है, एक कल के रूप में। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे वैकल्पिक मॉडल था आर्थिक रूप से, जो श्रम पे, ऊर्जा पर, आपके श्रम, ऊर्जा, पूंजी और कच्चे माल पर आधारित उद्योग स्थापित थे। जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग जो कि क्या थे 1960 के दशक तक तो ये क्या है सर्वाइव करते रहे, लेकिन 1960 के बाद 1970 के दशक में इन्होंने आर्थिक पतन की ओर अग्रसर हुए। तो इस वजह से ये असक्सेस रहा कौन सा वैकल्पिक मॉडल। उसके बाद पूंजीगत उद्योग, पूंजीगत इसने औद्योगिक जो विकास किया औद्योगिक क्रांति के बाद, तो इसने औद्योगिक के अंदर पूंजीगत उद्योगों को सर्वोच्चता दी। इस सर्वोच्चता से जो आम जनमानस के उपभोक्ता संबंधी उद्योगों की इसने क्या की, कोई स्थापना नहीं की। इस वजह से इसको जन आक्रोश यानी जनता के द्वारा आक्रोश देखने को मिलता है। ठीक है, और क्यों मिलता है अब आपको समझ में आ गया। औद्योगिक सर्वोच्चता किस पे दी, पूंजीगत उद्योगों के अंदर। पूंजीगत उद्योग के कारण इसने अपनी दूसरी प्रतिद्वंदी अमेरिका को इसने डिफीट दिया। इसने सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर अपने यान भेजने का, स्पुतनिक, उसके बाद में आपके सबसे पहले मानव भेजने में इसने अग्रणी भूमिका निभाई, अमेरिका को भी पीछे छोड़ा। उसके बाद परमाणु हथियार के अंदर अमेरिका पहले नंबर पे था, तो दूसरे नंबर पे ये संपन्न परमाणु शस्त्र संपन्न बना। उसके बाद आप देखेंगे हाइड्रोजन बम में भी इसने भी इसका आविष्कार कर लिया था। तो इस तरह से इसने पूंजीगत उद्योगों पे ध्यान दिया, जिसमें कल कारखानों के अंदर यानी आपके वैज्ञानिक क्रांति लेके आया, लेकिन जो उपभोक्ता संबंधी जो सामग्रियों का उत्पादन था उसको इसने करना इसकी भूल थी, जिसकी वजह से इसको जन सैलाब का आक्रोश देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्षेत्रीय समानता। मैंने बोला कि बहुभाषी और बहुनस्लीय लोग, क्योंकि 15 गणतंत्र के अंदर कुछ यूरोप में, कुछ एशिया में, जिनकी कला, जिनकी संस्कृति, जिनके रीति रिवाज, जिनकी भाषा, नस्ल के आधार पे क्या था, भेदभाव था। ठीक है, शीत युद्ध के कारण इसको सैनिक पे, इसकी बजट का सैनिक अर्थव्यवस्था पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि इसको सर्वाइव करना पड़ता था। दूसरा, तृतीय विश्व के देशों को क्या करता था, आर्थिक सहायता देता था, जिससे क्या शीत युद्ध के तहत रूस के साम्यवाद का प्रभाव स्थापित कर सके। तो इसलिए इस वजह से इसकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धीरे धीरे इसकी डाउन चली जाती है, जिसकी वजह से इसका विखंडन होना अनिवार्य था। अब लेनिन आपके 1917 के अंदर ये स्थापित होता है, 1917 में बोल्शेविक क्रांति के तहत। और ये क्या करता है, आपके साम्यवादी दल का गठन करता है। साम्यवादी दल उसके बाद में इसकी कठोरता से साम्यवादी नीतियों को लागू करता है, जिसकी वजह से जो ये विभिन्न बहुभाषी और बहुनस्ली समुदाय के लोग थे, वो इसके प्रति मुखर नहीं हो पाते, इनको दबा के रखा जाता है। उसके बाद यही नीति स्टालिन भी फॉलो करता है। उसके बाद खुश्चेव ये भी आपकी यही नीति अपनाता है। उसके बाद ब्रेजनेव भी इसी प्रकार की नीतियों का पालन करता है, जिसके तहत जो आंदोलन या विद्रोह, इनको क्या करते हैं, दबा के रखा जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन इसी के क्रम में आप देखेंगे गोर्बाचोव की एक आती पेरेस्ट्रोइक और एक गिलास होता। पेरेस्ट्रोइक का मतलब हो गया आपके अर्थव्यवस्था का पुनर्स्थापन, अर्थव्यवस्था में पुनर्स्थापना। यानी इसके तहत क्या किया, जो अब तक ये पूंजीगत उद्योगों का विकास कर रहे थे, अब इसमें चेंजिंग लेके आई। इसको क्या किया, खुलापन, इस अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार किया गया। अब ये
जो उपभोक्ता संबंधी उत्पाद थे उनका उत्पादन करने लगे। अब अर्थव्यवस्था को इन्होंने आधुनिकीकरण के तहत, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत अर्थव्यवस्था को बाजार से संबंधित कर दिया। बाजार से संबंधित करने की वजह से आपके देखने को मिलेगा मांग और पूर्ति के सप्लाई एंड डिमांड के तहत इसकी अर्थव्यवस्था खोल दी गई, जिसकी वजह से अब जो इसने अर्थव्यवस्था खोली वो, लेकिन एकदम में खोलने की वजह से अब इसका क्या होगा, विखंडन तय हो जाएगा कि जो इसके निर्णय शीघ्रता से लिए वो इसके लिए अब क्या हो जाएंगे, घातक हो जाएंगे। क्योंकि एकदम में खोलने की वजह से इसके बाजार के अंदर जो अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी वो और ज़्यादा चरमरा जाएगी। ठीक है। गिलासनोस्ता खुली विचारधारा। खुली विचारधारा का मतलब आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर आप अपने विचारों को वैचारिक क्रांति थी। इसके अंदर आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते थे, और जो इसके संगठक थे 15, उनको क्या अभिव्यक्ति का अधिकार मिला। अभिव्यक्ति का अधिकार मिलते ही जब आपने देखा कि 7 दशकों से जो जनमानस को दबा के रखा गया था, विभिन्न नस्लों को, विभिन्न जातियों को, विभिन्न बहुभाषियों को, तो अब वो एक साथ मुखर होंगे कि अभिव्यक्ति का अधिकार मिलते, जो इसके लिए क्या होगी, घातक होगी। लास्ट के अंदर इसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और उसके बाद में इसका क्या होगा, विखंडन होगा। विखंडन होने के बाद में फिर एक रूस रह जाएगा, और उसके ये आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों नीतियाँ भी इसके लिए घातक रही। सामाजिक में मैंने बोला बहुभाषीय, बहुनस्लीय, आपको बताया एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनकी अलग संस्कृति। उसके बाद में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इनकी अलग संस्कृति। तो इस तरह से ही संस्कृति विविधता जो आपके अभिव्यक्ति के रूप में गिलासनोस्ता की नीति के तहत देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद ये अल्पसंख्यक समूह को आपके ब्रेजनेव तक दबाया जा सका, लेकिन बाद में उदारवादी और उग्रवादी, उदारवादी और अनुदारवादी नेताओं की आपसी प्रतिद्वंद्विता से इनको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलने की वजह से ये अपनी अलगाववादी मांग करते हैं, लेकिन अलगाववादी मांग करने का इनका जो उद्देश्य था वो गलत था, क्योंकि इनको रूस ने गणतंत्र के तहत स्वतंत्रता दे रखी थी। तो इस बात में अलगाववादी मांगों को गणतंत्र अधिकार में क्या कह दिया, असंवैधानिक करके इसको दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे जो सामाजिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए, उदारवादी और रूढ़िवादी नेताओं के बीच में जो संक्रांति के रूप में उदारवादी नेताओं ने किसको सपोर्ट कर दिया, गणतंत्र को कर दिया कि आपको अपनी अभिव्यक्ति, आपको आपको नस्लीय भाषी जो आपके मुद्दे हैं उन पे क्या होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। तो इस तरह की आपको सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिले। तात्कालिक कारण आपके केंद्रीकरण एवं क्षेत्रीय असमानता। केंद्रीकरण, जब मैंने बोला जब केंद्रीकरण सत्ता सुदृढ़ थी तब तक कोई विरोध नहीं हुआ, विरोध अपने आप दबा रहा। जब केंद्रीकरण आपके खुश्चेव के बाद में देखने को मिलेगा कि इसमें कमी आई साम्यवादी में, तो इसकी वजह से जो जन आंदोलन था वो मुखर होने लगा और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा गोर्बाचेव के काल के अंदर। ठीक है। क्षेत्रीय अनुदारवादी और बेनाम उदारवादी। अनुदारवादी पुरानी रूढ़िवादी पद्धति के तहत इन गणतंत्रों को अपने अंदर समाहित रखना चाहते थे, वो किसी तरह से साम्यवाद को टूटने नहीं देना चाहते थे। लेकिन वहीं उदारवादी अब नवीन सोच के साथ इसके अंदर परिवर्तन चाहते थे। आपको देखने को मिलेगा बोरिस याल्त्सिन, जो आपके रूस के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा गोर्बाचेव की जो सत्ता होती है उसको गिराने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद गिलासनोस्ता इन नीतियों के तहत उनको गिराने का प्रयास किया जाता है। बाद में सरकार गिरती है। उसके बाद एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें 8 अगस्त 1991 के अंदर सम्मेलन बुलाया जाता है। वहाँ पे आपके देखने को मिलेगा कि अनुदारवादी नेता अनुदारवादियों की नीतियों का क्या करते हैं, खुले रूप से असमर्थन करते हैं और इस प्रकार से परिवर्तन की लहर
चालू हो जाती है। ठीक है, अब घटनाक्रम आप देखेंगे, मैंने बोला गोर्बाचोव की नीति, ग्लासनोस्ता और पेरेस्ट्रोइक, ये नीति एक तो आपके औद्योगिकरण का दोबारा नवीनीकरण यानी पुनर्स्थापना, उसके बाद में आप देखेंगे दूसरी तरफ खुली विचारधारा। इन दो बिंदुओं ने किस तरह रूस के जो विखंडन था उसको संभव प्राय बना दिया कि वो विखंडन तो आज नहीं तो कल, जब सत्ता में केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती तो उनको अपने आप आज़ाद होना पड़ता था। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके तहत 1998 में अर्मानिया और अजरबैजान दोनों एक मुद्दे पे आपस में उलझते हैं और ये आपके अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। उसके बाद 1990 में बाल्टिक राष्ट्र मतलब जो बाल्टिक सीमा के पास सागर के पास में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अप्रैल 1991 के अंदर 91 में जॉर्जिया अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। अब रूसी राष्ट्राध्यक्ष बोरिस याल्त्सिन उदारवादी नेता के दबाव के अंदर क्या होती है, सत्ता किसके पास नहीं आती, अनुदारवादियों के पास नहीं आती और इसके साथ ही एक सम्मेलन बुलाने की बात की जाती है, जो सम्मेलन आपके अगस्त 1991 के अंदर आयोजित किया जाता है, जिसमें गोर्बाचेव अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं। इसके अंदर आपके स्वतंत्र राष्ट्रों का जो स्वतंत्र राज्य हैं उनको क्या किया जाता है, कॉमनवेल्थ CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट के रूप में इनका अस्तित्व आ जाता है, जिसके अंदर आपके शुरुआती दौर में 13 राज्य इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उसका प्रभाव आप देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या रहा। प्रभाव आप देखेंगे जब रूस का जब विखंडन होता है उसके तहत आप देखेंगे जो इसकी साम्यवादी नीति है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जब साम्यवादी नीति इसकी फेल होती है तो इसकी वजह से जो दुनिया के अंदर साम्यवाद जो पूंजीवाद की अगेंस्ट खड़ा हुआ था उसके प्रति जनता का मोह भंग हो जाता है। इसकी वजह से आप देखेंगे एकमात्र शक्ति रहती है वो है अमेरिका की पूंजीवादी शक्ति के अस्तित्व के कारण आपको देखने को मिलेगा कि भूमंडलीकरण का दौर प्रारंभ होगा। अब इसमें आप पहले पॉइंट के अंदर सोवियत संघ का विखंडन, शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विखंडन के साथ शीत युद्ध समाप्त क्योंकि अर्थव्यवस्था फेल, साम्यवादी नीति खत्म। तो इस प्रकार पूर्वी यूरोप के अंदर जो भ्रम था साम्यवाद के अधीन वो ख़त्म हो जाता है। इसी के तहत जब मैंने आपको अर्थव्यवस्था के पतन में बताया था कि ये तृतीय विश्व को आर्थिक सहायता देता था अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए, तो अब वो सहायता बंद हो जाती है, यानी अब केवल वो अपनी आर्थिक विकास के लिए पूंजीवादी देश अमेरिका के तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, इस प्रकार पूर्वी यूरोप में समाजवादी दल का पतन, सोवियत मॉडल पर जो सोवियत मॉडल का विखंडन हुआ साम्यवादी विचारधारा से, उसी प्रकार आपकी यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया इन दोनों का भी विखंडन आपको आगे देखने को मिलेगा जैसे सोवियत संघ का विखंडन होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि किस प्रकार सोवियत संघ का शीत युद्ध समाप्त, आपको मालूम है साम्यवादी दल की जो साख थी वो क्या हो जाती है, अब ख़त्म हो जाती है। अब इसके ख़त्म होने की वजह से आपका शीत युद्ध परमानेंट ख़त्म हो जाता है। विश्व में अब केवल एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका का अस्तित्व आता है, जिसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत इसका दूसरा रूप आपको देखने को मिलेगा भूमंडलीकरण, जिसके अंदर एक भूमंडलीकरण जिसके अंदर आपके ग्लोबलाइजेशन यानी पूरा विश्व एक क्या हो जाएगा, एक भूखंड में परिवर्तित हो जाएगा। व्यापार वाणिज्य एक दूसरे के क्षेत्र पे
पे व्यापार वाणिज्य सब फ्री। अब उद्देश्य क्या हो जाएगा, व्यापार वाणिज्य। इसके आधार पर अब आपके नए संगठन स्थापित होंगे। मैंने यूएनओ के अंदर आपको बताया, जैसे डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आपके आईएमएफ, ये सब के सब आपके विकास कार्य के अंदर योगदान देंगे, जिसके कारण जो तृतीय विश्व के देश हैं वो अब किसकी तरफ आकर्षित होंगे, अब अमेरिका की तरफ आकर्षित होंगे। जो इनको दूसरी ऐड मिलती थी, मदद मिलती थी रूस के द्वारा, साम्यवादी देश के द्वारा, वो क्या हो जाएगी, अब बंद हो जाएगी। तो इस वजह से आप देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निर्भरता, जिसने संपूर्ण विश्व को एक ग्लोब के रूप में, यानी एक संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था का विकास, यदि अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी आएगी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्थिक मंदी आना अनिवार्य हो जाएगा। इस तरह की नीति स्थापित कर दी जाती है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा ये प्रभाव थे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको बताया बाल्टिक राज्य, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो आपके ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ पे आपके बाल्टिक सी है, यहाँ पे आपके एस्टोनिया आ जाता है, फिर लाटविया आ जाता है, फिर लिथुआनिया आ जाता है। ये तीनों ने अपने आप को सबसे पहले अप्रैल 1991 के अंदर घोषणा कर दी और अपने आप को आज़ाद कर दिया। यहाँ भूमध्य सागर आप देखेंगे नीचे, भूमध्य सागर, यहाँ पे आपके जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इसमें जॉर्जिया और आर्मेनिया, अजरबैजान अपने 1988 में, और ये आपके अगस्त 1991 के अंदर अपने आप को आ जा। इस तरह से जो टूटना चालू हुआ वो इसकी अर्थव्यवस्था के मेन कारण अर्थव्यवस्था के पतन के साथ हुआ चालू। लेकिन बाद के अंदर इसके अंदर केंद्रीय शक्ति की कमजोरी, जो इन दो नेताओं के, दो दलों के नेता, उदारवादी और अनुदारवादियों की नीतियों की वजह से केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हुई। केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होने के कारण इनकी स्वतंत्रता का जो विचारधारा थी वो क्या हुई, प्रबल होना प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 1991 दिसंबर 1991 के अंदर ये मीटिंग बुलाने के लिए बोलता है बोरिस याल्त्सिन, जो क्या होता है रूसी राष्ट्राध्यक्ष होता है। इसने घोषणा सोवियत संघ का मीटिंग बुला के सोवियत संघ का क्या कर देता है, ये हमेशा के लिए अस्तित्व समाप्त कर देता है और स्वतंत्र राज्य का कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये बनाता है। CIS का गठन होता है। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। इनको घर के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा, बोरिस येल्त्सिन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 15 स्वतंत्र राज्य जिन्होंने समाजवादी, जो आपके सोवियत संघ का मैंने बताया रशियन, इसका नाम है रशियन सोवियत फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक, रशियन सोशल फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसके नाम से इसका नाम होता है, जो बाद में केवल एक मात्र रूस रह जाता है। ठीक है, 15 स्वतंत्र राज्य हो जाते हैं, 12 गणतंत्र, जिसमें 5 एशिया के हो गए आपके, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इस तरह से। तो रूसी क्रांति का आंखों देखा हाल किसने लिखा है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इसके अंदर आपके जॉन ड्रिट क्या थे, अमेरिकी पत्रकार थे, जिन्होंने जो इसका विखंडन हो रहा था रूसी क्रांति का, उसका देखा और उन्होंने लिखा। तो इसमें इनकी बुक का जो शीर्षक था वो 10 दिन जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, यानी जो विखंडन हुआ, विखंडन के बाद जो दो महाशक्तियों के रूप में आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अस्तित्व दिखाई देता है, वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ठीक है, सोवियत संघ के विशाल क्षेत्र में जो पहले रूसी साम्राज्य का क्षेत्र था, जिस प्रकार के समाजवादी रचना की वास्तव में अस्तित्व वाला समाजवाद कहा जाता था। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे पूर्वी यूरोप पूरा, उसके बाद में आपके एशिया के अंदर इसने पाकिस्तान यानी तजाकिस्तान, इनको अपने अधीन कर रखा था। तो इस तरह से एक समाजवादी पूरा का पूरा ढांचा मॉडल दिखाई देने को दिखता था, वास्तविक अस्तित्व वाला समाजवाद कहा जाता था इसको। ठीक है, जब ये रचना हुई थी, इसे बहुत समय तक पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था का विकल्प समझा जाता था, क्योंकि अब जो उपनिवेश
स्वतंत्र हुए उनके पास दो ऑप्शन थे, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ, दूसरी तरफ आपके साम्यवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। जिससे इनके आर्थिक लाभ होते थे तो उन लोगों ने साम्यवादी की तरफ अपना, जिसकी तरफ से आर्थिक लाभ होते थे उस तरफ ये अपने को समर्पित कर देते थे। तो इस तरह से पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था का जो लोहा लेने का ताकत दिखाई वो समाजवादी इन्होंने ही दिखाई। किसने? साम्यवादी रूस ने, सोवियत संघ ने। ठीक है। वास्तव में अस्तित्व वाले समाजवाद के अंत के साथ सोवियत संघ का टूटना प्रत्याशित घटना नहीं थी। अप्रत्याशित घटना थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से सोवियत संघ का विखंडन हो जाएगा। ये घटनाएं अचानक घटी, बिना किसी खास विधि के, जिस प्रकार से आपको देखने को मिलता है रूसी क्रांति 1917 की। यानी अचानक यहाँ पे परिवर्तन होता है, जिसने कभी कल्पना की। लेकिन ये एक परिवर्तन निरंतर गैती अर्थव्यवस्था, उसके बाद अनुदारवादी और उदारवादी नेताओं के बीच में जो वैचारिक दृष्टिकोण के वजह से एक गैप क्रियान्वित हो गया था, उसकी वजह से यह आपकी घटना अपरिहार्य बन गई। विश्व इतिहास के काल का एक अवसान हो गया। यानी विश्व इतिहास में दो काल देखे जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, एक पूंजीवाद, दूसरे एक साम्यवाद। इसके अंदर दोनों शक्तियां अपने अपने स्तर पे विभिन्न प्रकार से देशों का विभाजन करती है, उसमें सैनिक कार्यवाही करती है। लेकिन लास्ट के अंदर आपका साम्यवाद असफल और पूंजीवाद की देन वर्तमान भूमंडलीकरण, जो हमारे पूरे वर्ल्ड के एक ग्लोब के रूप में अर्थव्यवस्था का संचालन कर रही है। नमस्कार।